हेलो बच्चों, बिल्कुल ही सही पढ़ा आपने। आरंभ सीरीज बेटा एक्सक्लूसिवली फॉर दी सीएमए स्टूडेंट्स हम लेके आए हैं बेटा। डीसी लाइन आप लोगों के लिए लाया है सीएमए के लिए एक्सक्लूसिवली आरंभ सीरीज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। ठीक है बच्चों, अब सीएमए वाले बच्चों को ये प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें सीए वालों के साथ पढ़ना पड़ेगा, सीएस वालों के साथ पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट ढूंढना पड़ेगा मॉड्यूल में कि कहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है। बेटा देखो, तीनों इंस्टीट्यूट्स अलग अलग हैं, आईसीएसआई अलग है, आईसीएमआई अलग है ना, और आईसीएआई अलग है, तो उनकी मॉड्यूल्स भी अलग अलग हैं। तो क्लासेस कंबाइन क्यों लेनी है ना, तो क्लासेस भी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट्स है वो आपके सिलेबस के हिसाब से अलाइंड है, जो उनके सिलेबस है वो उनके हिसाब से अलाइंड है बच्चों। राइट, तो हम एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए लेके आए हैं बच्चों, एक्सक्लूसिवली सीरीज आरंभ सीरीज, जिसके अंदर आपके डिटेल चैप्टर्स और डिटेल टॉपिक्स कवर होंगे सारे के सारे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो बच्चों, मैं हूं सीएस अनिल और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं मेरे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं। ठीक है, आपके मॉड्यूल के सिलेबस के हिसाब से कंसाइंड और टॉपिक्स हैं सारे के सारे, मतलब मॉड्यूल से ही रिलेटेड है सारे। बिल्कुल भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल अपने मॉड्यूल से, एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं मिलेगा आपको, सारे टॉपिक आपके मॉड्यूल्स के हिसाब से ही अलाइंड है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। What is economics? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, तो सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़ने की, कहीं से उठ के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें सारे कंसेप्ट्स पता हो। राइट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। सिंपल मतलब क्या है, एक तरह की सोशल साइंस है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि अर्निंग और स्पेंडिंग मनी से रिलेटेड है। राइट, फिर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, किस लिए आती है? अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। गोल क्या है? एलोकेट रिसोर्सेज ऑप्टिमली, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो उनको एलोकेट करना पड़ेगा ठीक से। राइट, एलोकेट ऑप्टिमली टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द वांट्स। सो टू की इकोनॉमिक एंटिटीज कौन कौन सी हमारे पास? फर्म्स है और हाउस होल्ड्स है। फर्म्स, प्रोडक्शन यूनिट्स की बात हो रही है, एम्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। फर्म से क्या मिलता है? प्रोडक्शन यूनिट्स, और प्रोडक्शन यूनिट्स में क्या अल्टीमेट उनका एम होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हाउस होल्ड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन यूनिट्स होते हैं, जिनका अल्टीमेट एम क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। तो इकोनॉमी में यही चल रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए काम कर रही है, और हाउस होल्ड्स को क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और तीसरा अगर हम एक और बात करें, सोशल वेलफेयर, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट मैटर। इकोनॉमिक वांट्स आर डिजायर्ड बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर एंड अचीवेबिलिटी। मतलब जो आपकी इकोनॉमिक वांट्स है वो बैक्ड बाय, यानी कि किससे बैक्ड बाय होती है, किसके थ्रू होती है? आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, राइट, और अचीवेबिलिटी की, क्या आप उसको अचीव कर सकते हो कि नहीं, मतलब कि कैपेसिटी टू बाय। राइट, फिर बात करते हैं बेसिक चेन, वांट्स और फिर हमारे एफर्ट्स, और उससे में क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। तो बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 4 पार्ट्स देखते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन में क्या है? यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दी वांट्स। हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारे वांट्स फुलफिल हो सके। राइट, फाइनल परचेज बाय इंडिविजुअल, दैट इज फूड, क्लोथ्स या ट्रेवल। फिर कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। बाइंग अ हाउस टू लिव इन कंजम्पशन है, बाइंग अ हाउस टू रेंट आउट क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है। ध्यान रहे, अगर हम खुद रहने के लिए घर ले रहे हैं तो वो कंजम्पशन है, लेकिन अगर हमने घर परचेज किया और उसको रेंट पे दिया तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। राइट, रीजन फॉर परचेज डिटरमाइंस दी क्लासिफिकेशन। किस लिए आप परचेज कर रहे हो उससे पता लगता है कि वो उसका क्लासिफिकेशन क्या है। राइट, फिर आता है बेटा प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग रिसोर्सेज। गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करना ताकि रिसोर्सेज को यूज करा जा सके। राइट, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स दैट क्रिएट्स यूटिलिटी। रॉ मटेरियल को अल्टीमेटली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड की स्टेज तक लेके आना ताकि उससे एक यूटिलिटी, उससे एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो सके, उसका एक पर्पस बन सके कि वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, इन चारों को जो प्राइस पे होता है वो फैक्टर प्राइस, और जो मेन हमारे पास कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जहां पर एक एंटरप्रेन्योर के एक स्किल्स यूज होते हैं जिसको यूज करके बिजनेस रन करा जाता है। राइट, चलो
फिर आता है बेटा एक्सचेंज, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होना, बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। गुड एक्सचेंज फॉर गुड्स लिमिटेड बाय डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट एंड इनडिविजिबिलिटी। अब ये क्योंकि एग्जिस्ट तो करता नहीं है अब बार्टर सिस्टम, राइट, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए जहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि आप जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास हो देने के लिए, राइट, लेकिन आपके पास एक्सचेंज करने के लिए है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आ जाता है कि दोनों तरफ सेम चीज अवेलेबल नहीं है जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सके, राइट। उसके बाद मनी सॉल्व बेटर डिफिकल्टीज, एक्सचेंज का प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया? मनी ने, कि आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो आपको मनी के बदले मिल जाती है, राइट। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ इनकम अमंग्स दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने बात करी थी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लगा रहे हैं उनके अंदर क्या होता है? मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो, रेंट चला जाता है लैंड के लिए, लेबर को मिल जाते हैं वेजेस, कैपिटल पे चला जाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है उसका प्रॉफिट, राइट। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, और इनके ऊपर जो प्राइस पे होता है दैट इज फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रो में अगर बात करें तो प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये जो सारी चीजें क्या है? माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैक्रो क्या है? शेयरिंग ऑफ नेशनल इनकम अमंग्स द फैक्टर, स्टडीज इनकम इनइक्वालिटी। जब इनकम इनइक्वालिटी की स्टडी करते हैं तो वो किस में आती है? मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर आता है एक्सटेंडेड डायमेंशन, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? एडिड बाय मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कुछ और चीजें भी ऐड हुई बाद में धीरे धीरे, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब चीजें बाद में धीरे धीरे बड़े बड़े इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने और ऐड ऑन करते चले गए, जिससे हमारा मैक्रो का कंसेप्ट और ज्यादा वाइडर हो गया, राइट। चलो बेटा, चार कैटेगरीज कौन कौन सी इकोनॉमिक डेफिनेशन के अंदर? एक सबसे पहले आती है बेटा वेल्थ डेफिनेशन, जो कि किसने दी थी? एडम स्मिथ ने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है इसको। जितने भी टॉपिक्स में आपको किसी इकोनॉमिस्ट का नाम दिखेगा उसको छोड़ना नहीं है बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इकोनॉमिस्ट के नेम वाले क्वेश्चन में वो ज्यादातर पूछ लेते हैं कि बताओ फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन सा है, या फिर वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? क्लासिकल, ठीक है ना। तो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने एंड जेबी से, दोनों ने मिलकर। एडम स्मिथ की बुक में क्या था? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, कि नेशन की वेल्थ के क्या क्या कॉजेज है। कोर आइडिया क्या था? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट साइंस ऑफ वेल्थ, हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ ये देखते हैं कि वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे कंज्यूम होती है, कैसे एक्सचेंज होती है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। फोकस किसके ऊपर था? मटीरियल वेल्थ, मैन इज एन इकोनॉमिक मैन, ये उसने मेंशन किया था एडम स्मिथ ने अपनी बुक में, ठीक है। क्रिटिसिज्म उसका, कॉल दी डिसमिसल साइंस, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, डिसमल साइंस, गॉस्पल ऑफ मेमन, ऐसे नाम दिए गए इसके क्रिटिसिज्म में। इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, ये सबसे बड़ा एक इग्नोरेंस था, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था एडम स्मिथ की बुक का, कि उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को कंसिडर नहीं करा, सिर्फ वेल्थ डेफिनेशन दी, ठीक है ना। ओनली मटीरियल गुड्स कंसिडर्ड, सिर्फ मटीरियल गुड्स को कंसिडर करा गया, जो ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, वो एडम स्मिथ की बुक में कहीं ना कहीं छोड़ा हुआ था, राइट। तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म बना हुआ। आगे देखते हैं। फिर आई बच्चे वेलफेयर डेफिनेशन, जिसको नियो क्लासिकल भी बोला गया, ये किसने प्रोवाइड करी? एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी बच्चों? एल्फ्रेड मार्शल ने। बुक क्या नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1870 में। इस बुक का आइडिया क्या था? इकोनॉमिक स्टडीज मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, फोकसिंग ऑन मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, ये इसका मेन कोर आइडिया था। मतलब किससे रिलेटेड थी इसकी? स्टडीज दी मैनकाइंड, वहां पे इग्नोर हुआ था एडम स्मिथ की बुक में, है ना। इनका मेन कंसर्न क्या था? मैनकाइंड, ठीक। की पॉइंट क्या थे, क्या निकले? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, गुड्स क्लासिफाइड इनटू मटेरियल एंड इमटेरियल, प्रायोरिटी मैन्स वेलफेयर इज मोर देन वेल्थ। ये दोनों की बुक का अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे की पॉइंट्स बनते हैं। मैन इज अ सोशल मैन, नॉट जस्ट इकोनॉमिक, सिर्फ इकोनॉमिक मैन नहीं, एक सोशल मैन माना गया, ठीक है बच्चों। क्रिटिसिज्म बाय रॉबिन्स, इनकम्प्लीट, इकोनॉमिक शुड बी न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, मतलब न्यूट्रल होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक को इंक्लूड करो दूसरे को एक्सक्लूड कर दो, एक न्यूट्रल वे में चलनी चाहिए। सो एक्सक्लूड द गुड्स लाइक सिगरेट्स, अल्कोहल विच आर स्टिल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसलिए इनको इंक्लूड ना करके एक और क्रिटिसिज्म लेके आए रॉबिन्स, ठीक है बच्चों। चलो, स्कैरसिटी डेफिनेशन आई उसके बाद मॉडर्न, जो रॉबिन ने दी क्रिटिसिज्म के बाद। उन्होंने बुक लिखी है एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में। इसके अंदर क्या आती? कोर डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर
एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, यानी कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, यानी कि सोशल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर को भी स्टडी करा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की और उन रिसोर्सेज की जिनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, उनको किस तरीके से उनकी चॉइस बनाई जाती है। तो इनकी एक डेफिनेशन, एक एक्सेप्टेबल डेफिनेशन थी कहीं ना कहीं, जिन्होंने मेजर कंसर्न ऑफ द इकोनॉमिक्स को अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करा। 4 मेन पॉइंट्स, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑल्टरनेट यूजेस, और जिसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक। मेरिट, इकोनॉमिक्स इज एनालिटिकल, पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल साइंस, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ये इनकी डेफिनेशन के कुछ मेरिट्स थे। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, नॉट ट्रूली यूनिवर्सल, नॉट एप्लीकेबल टू डेवलपमेंट और कम्युनिस्ट कंट्रीज, सब जगह एप्लीकेबल नहीं है और कोई इतनी भी यूनिवर्सल नहीं है। निग्लेक्ट्स डायनामिक कंसेप्ट्स लाइक ग्रोथ, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं करा, ग्रोथ को। ठीक है बच्चों, चलो फिर आई ग्रोथ डेफिनेशन। कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स थे पॉल सैमुएल्सन, इन्फ्लुएंस्ड बाय कीन्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। बुक का नाम था इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, 1948 में। इनके बुक का क्या आइडिया था, इकोनॉमिक स्टडीज हाउ सोसाइटीज यूज स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स ओवर टाइम कंसिडरिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो उन्होंने ग्रोथ को इंपॉर्टेंस दी कि आज को और फ्यूचर को भी सोचते हुए हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो की पॉइंट्स क्या निकले, accept scarcity and choice like Robbins, introduce time element and dynamic approach, integrated welfare plus scarcity definition, दोनों welfare और scarcity दोनों को इंपॉर्टेंस दी गई। फोकस इज ऑन रिसोर्सेज एलोकेशन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किस पे फोकस रहा, मेनली रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे, ग्रोथ कैसे होगी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है जी, चलो फिर आता है बेटा कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो सारी चीजों की थोड़ी सी डेप्थ पता होनी चाहिए हमें, राइट। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ और जेबी से, मटेरियल वेल्थ था इसका क्रिएशन फोकस, साइंस ऑफ वेल्थ इसने आइडिया दिया था। फिर वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल की, ह्यूमन वेलफेयर पे फोकस था, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी लाइफ। फिर स्कैरसिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स की थी, स्कैरसिटी एंड चॉइस, अनलिमिटेड वांट्स वर्सेस लिमिटेड मींस। और ग्रोथ डेफिनेशन थी पॉल सैमुएल्सन की, जिसका मेन फोकस था ग्रोथ एंड टाइम के ऊपर और रिसोर्सेज यूज ओवर टाइम के ऊपर। तो सबके की पॉइंट्स फिर से लिख दिए ताकि आपके माइंड में डेफिनेशंस रहें विद देयर कंसर्न इकोनॉमिस्ट्स नेम, कि किसने दी थी वो डेफिनेशन, राइट। चलो फिर आता बेटा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, जिनको नहीं पता बता रहा हूं फिर भी। माइक्रो मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो स्मॉल माइक्रो, और मैक्रो मतलब लार्ज। तो माइक्रो मतलब जब हम किसी इंडिविजुअल फर्म या किसी इंडिविजुअल मार्केट तक भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो का कंसेप्ट है। लेकिन जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं एट अ होल, एट एन एग्रीगेट, तो वो मैक्रो कंसेप्ट है, जब पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में रैगनर फ्रिच इंट्रोड्यूस द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड इन 2 लेवल्स, माइक्रो में क्या, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो में स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। वही बात करी हमने, इंडिविजुअल में माइक्रो और मैक्रो हो गया एज अ होल। फिर माइक्रो वर्ड ओरिजिन है ग्रीक वर्ड माइक्रोस, वेरी स्मॉल, स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, इंडस्ट्री, डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने कंसेप्ट दिया था। फोकस इज ऑन हाउ अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज दी सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर कैसे अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, प्रोड्यूसर कैसे आउटपुट मैक्सिमाइज करता है, फर्म कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। ठीक है, डेफिनेशन के बोल्डिंग की क्या थी, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम्स एंड कमोडिटीज। जो एक और पर्सन था उसने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो दी थी, उसने क्या क्या इंक्लूड करा था कि पर्टिकुलर फर्म की स्टडी, हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल प्राइजेस की, वेजेस, इनकम्स या कमोडिटीज की। ठीक है, स्कोप ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, बात करी थी हमने फैक्टर प्राइसेस की, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो ये क्या है हमारे पास, स्कोप, जिसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। तो तीनों टाइप्स की थ्योरीज हमारे पास इसमें कवर्ड है। फिर आता है बेटा सिग्निफिकेंस, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स वर्किंग, एनहांसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, बेसिस फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, सारे टॉपिक्स को इस तरीके से कंसाइज करा गया है कि कुछ छूटा भी नहीं है और सारा का सारा एक्स्ट्रा भी आपके पास पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से टॉपिक्स कंसाइज है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। फिर मैक्रो मतलब लार्ज, तो ये मैक्रोज वर्ड से है जिसका मतलब है लार्ज। व्हाट डज इट स्टडी, एग्रीगेट और टोटल ऑफ द इकोनॉमी। एग्जांपल में नेशनल इनकम यानी पूरी कंट्री की इनकम,
टोटल इंप्लॉयमेंट कितनी है कंट्री में, टोटल आउटपुट कितना है, प्राइस लेवल क्या है, जनरल प्राइस लेवल। तो डेफिनेशन जो थी वो कितनी थी, गार्डनर एक्ले ने, कंसर्न विद द एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, इंप्लॉयमेंट, नेशनल इनकम और जनरल प्राइस लेवल। ठीक है मेरे बच्चों। स्कोप ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड इंप्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं इसको, वहां पर बोलते हैं प्राइस थ्योरी। तो प्राइस थ्योरी का कंसेप्ट माइक्रो में है और इनकम इंप्लॉयमेंट किस में है, मैक्रो में, याद रहेगा। चलो, नेशनल इनकम एंड इट्स ट्रेंड्स आते हैं इसमें, इंप्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल आता है, ट्रेड साइकिल्स एंड इन्फ्लेशन के बारे में बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात होती है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल इकोनॉमी, मैक्रो है ना, फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी जो पूरी इकोनॉमी में अप्लाई होंगी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यानी प्लानिंग रूल्स, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड सारी चीजें, वो मैक्रो का कंसेप्ट है। कंट्रोलिंग द ट्रेड साइकिल्स एंड इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीजें सिग्निफिकेंस है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है मेरे बच्चों। चलो फिर बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस की। क्या माइक्रो मैक्रो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब कुछ ऐसा है कि एक के रूल्स दूसरे में यूज होते हो, या मैक्रो के माइक्रो में या माइक्रो के मैक्रो में। तो मैक्रो एंड माइक्रो आर इंडिपेंडेंट। सिंस 1930 मैक्रो इकोनॉमिक्स गेन द इंपॉर्टेंस, 1930 से मैक्रो इकोनॉमिक्स ने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन करी, पर वैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। अब ये कंसर्न क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हम सिर्फ ये समझेंगे कीवर्ड्स के हिसाब से कि एज अ साइंस है तो क्यों है, और एज एन आर्ट है तो क्यों है। इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और एन आर्ट। साइंस कैसे है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक स्टडी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, थ्योरीज है इसमें और टेस्टिंग्स होती हैं, जो कि साइंस में भी होती है, राइट। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कुछ इनपुट और उसका कुछ आउटपुट, यानी कुछ हुआ और उसका कुछ रिजल्ट आया, राइट। साइंस में ऐसे ही होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट, जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, तो कुछ हुआ कॉज और उसका कोई इफेक्ट हुआ, राइट। तो ये सारी चीजें साइंस में भी होती है, तो इसलिए इसको हम साइंस बोल सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स सेटिस्फाई ऑल साइंटिफिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक्स, तो ये क्या बन गया, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब आर्ट कैसे है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकली चीजें पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली आप देख भी रहे हो अपने आसपास, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, इंप्लॉयमेंट लेवल है ना, तो गवर्नमेंट पॉलिसी, बजटरी, ये सारी चीजें जो पढ़ते हो इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी है। तो अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है तो ये एक आर्ट है, राइट। रूल्स फॉर अचीविंग गोल्स भी है। फिर इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर पॉलिसी, तो इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। तो दोनों है, पर दोनों है तो क्यों है, उनके कीवर्ड्स पता होने चाहिए आपको। जो क्वेश्चन बनेगा वो इन कीवर्ड से बनेगा कि इफ इकोनॉमिक्स हैज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो इट इज एन आर्ट और साइंस, या इफ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस सो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और इट्स प्रैक्टिकेबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर साइंस की बात हो रही है तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है। ठीक है। चलो कंक्लूजन क्या निकला, दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है मेरे बच्चों। चलो फिर आता है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव। देखो साइंस दोनों है, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव, नेगेटिव नहीं, नॉर्मेटिव। मतलब पॉजिटिव मतलब हम बोलते हैं कि जब हम किसी फैक्ट की स्टडी करते हैं कि क्या है या क्या होगा, कंफर्म है जो कि होगा, फैक्ट, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बताया जाए कि टैक्स जो है पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर जीएसटी वो इतना है, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है कि नहीं। या फिर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ये भी एक फैक्ट है। कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि होना चाहिए, होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स एट कांस्टेंट लेवल, पर होगी। तो दिस इज अ फैक्ट, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नॉर्मेटिव कैसे है, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है ना, रेट ऑफ पॉवर्टी, या फिर पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड, तो शुड बी वर्ड आ गया कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी क्या होना चाहिए, तो वहां पर हम बोलते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो इकोनॉमिक्स में बच्चों दोनों यूज होती है, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी। ठीक है। पॉजिटिव साइंस कैसे है, व्हाट इज का कंसेप्ट है, फैक्चुअल, नो वैल्यू जजमेंट। एग्जांपल रॉबिन्स व्यू, जो रॉबिन्स ने अपना व्यू दिया था। नॉर्मेटिव साइंस कैसे है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, जो कि मार्शल्स लॉ था। तो दोनों के नाम से भी आपको पता होना चाहिए। फिर से क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है बच्चों, तो ये छोटी छोटी डिटेल जो है आपके काम की है, ठीक है ना। व्हाट इज वाला कंसेप्ट, पॉजिटिव वाला कंसेप्ट रॉबिन्स व्यू में आता है और नॉर्मेटिव वाला व्यू आता है मार्शल्स व्यू में। कंक्लूजन क्या निकला, दोनों है, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है ना। इकोनॉमिक्स में हम दोनों यूज करते हैं। अब आता है बच्चों डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव मेथड। ये आप कई बच्चों के लिए, मतलब मोस्टली बच्चों के लिए हो सकता है नया ही होगा ये टॉपिक, डिडक्टिव और इंडक्टिव। देखो जब हम बात करते हैं जनरल टू पर्टिकुलर, किसी जनरल चीज से लेकर को उठाते हैं और उसको किसी स्पेसिफिक चीज पे अप्लाई करते हैं, सो दैट इज डिडक्टिव, हमने डिड्यूस कर दिया किसी मेथड को। और इंडक्टिव कब होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज को जनरली अप्लाई करते हैं।
तो दैट इज स्पेसिफिक टू जनरल या पर्टिकुलर टू जनरल भी बोल सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव. समझते हैं अभी. ऑल्सो प्रायर एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं इसको. इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड. जनरल टू पर्टिकुलर चलता है, ये पर्टिकुलर टू जनरल चलता है. इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस कि जनरली ऐसा होता है तो स्पेसिफिकली भी ऐसा ही होगा. ठीक है. ये क्या है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स या स्टैटिस्टिक्स कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा हुआ था जो कि फैक्ट है, उसको इसलिए हम जनरली अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. एग्जांपल देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर सरप्लस. जो जनरली होता है उसी को हम स्पेसिफिकली मानते हैं कंडीशन पे. राइट. यहां पर क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि प्रोड्यूसर का एक बिहेवियर दिखाता है इन द शॉर्ट रन. प्रोड्यूसर का बिहेवियर दिखाता है इन शॉर्ट रन, जो कि एक स्पेसिफिक है, पर जनरली भी हम पूरी इकोनॉमी में जितने प्रोड्यूसर्स हैं सबके ऊपर वही एप्लीकेबल मानते हैं. राइट. यूज्ड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड इट इज यूज्ड बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. डिफरेंस याद रखेंगे बेटा दोनों के. और मीनिंग, ये सबसे बड़ा कीवर्ड है, जनरल टू पर्टिकुलर और पर्टिकुलर टू जनरल, जिससे आपको मीनिंग दोनों का याद रहेगा. ठीक है ना. चलो, फिर आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी इकोनॉमी. ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी फेसेस 3 प्रॉब्लम आर मेन. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस में बेस्ड ऑन सोसाइटल नीड्स, दैट इज कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए या कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए. हाउ टू प्रोड्यूस में चॉइस ऑफ टेक्निक आता है कि लेबर इंटेंसिव बने या फिर कैपिटल इंटेंसिव बने, ये डिसाइड करना. लेबर इंटेंसिव मतलब यहां पर ह्यूमन मैन पावर का ज्यादा यूज हो, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पर मशीन्स का ज्यादा यूज हो. ठीक है बच्चों. फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी पॉलिसी और प्रोडक्शन पैटर्न्स कि किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है. ठीक है. चलो, बात करते हैं यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन की. 3 चीजें आपके पास आती है उसके बाद. नेक्स्ट, यूटिलिटी का सिंपल मतलब क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब इकोनॉमिक टर्म है सेटिस्फैक्शन के लिए यूटिलिटी. ठीक है. अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम गुड्स और सर्विस. जितना आप कोई गुड्स या सर्विस कंज्यूम करते हो उससे आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को हम कहते हैं बच्चों यूटिलिटी. ठीक है. इट हेल्प्स टू क्वांटिफाई द कंज्यूमर प्रेफरेंस. अब पता लगेगा कि कोई कंज्यूमर किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, कम पसंद कर रहा है, कम प्रेफर कर रहा है तो यूटिलिटी कम है. तो हमें एक प्रेफरेंस पता लगती है कंज्यूमर की. ठीक है. रिलेटेड टू कंजम्पशन, वाइल प्रोडक्शन इज अबाउट क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इनपुट. प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जब हम इनपुट्स यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं. और ये यूटिलिटी किससे रिलेटेड है? कंजम्पशन से. समझ गए. चलो, वेल्थ का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ गुड्स ओन्ड बाय अ पर्सन और नेशन. एक किसी पर्सन या नेशन के पास जो भी स्टॉक ऑफ गुड्स है उसको वेल्थ बोल देते हैं. इनकम से डिफरेंशिएट कर रहा हूं. इनकम वो है जो आप अर्न कर रहे हो, और जो आप उससे चीजें बना रहे हो जिसको आप ओन करते हो वो आपकी वेल्थ है. ठीक है. चलो, 2 तरह की वेल्थ देखने को मिलती है बच्चों, पर्सनल वेल्थ और नेशनल वेल्थ. नाम से पता लग रहा होगा. ओन्ड बाय इंडिविजुअल पर्सनल वेल्थ, एग्जांपल हाउस, लैंड, कैश, शेयर्स, फर्नीचर. ओनली ट्रांसफरेबल गुड्स आर कंसिडर्ड वेल्थ इन द इकोनॉमिक्स. जो कि ट्रांसफरेबल गुड्स हो, जिसको आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी. राइट. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल वेल्थ. नेशनल वेल्थ क्या है? ओन्ड बाय नेशन, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, रोड्स, पार्क्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर पर्सनल वेल्थ फॉर सिटीजंस बट लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए क्या है? लाइबिलिटी है. बॉन्ड एक तरीके से क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है, एक काइंड ऑफ, जिसके ऊपर वो क्या देते हैं? इंटरेस्ट. ठीक है ना. तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है? पर्सनल वेल्थ है लोगों का, सिटीजंस का. और गवर्नमेंट के लिए वो क्या है? लोन है. ठीक है. सिटीजंस के लिए वो पर्सनल वेल्थ है उनकी, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गवर्नमेंट का लोन है. ठीक है बच्चों. चलो, वेल्थ वर्सेस वेलफेयर. डिफरेंस. वेलफेयर का मतलब वेलबींग या हैप्पीनेस. आपका वेलफेयर, सोशल वेलफेयर बोलते हैं ना कि सबके साथ अच्छा हो. अच्छा मतलब हैप्पीनेस हो, यानी कि वेलबींग. वेल्थ इंक्रीजेज द वेलफेयर. कह सकते हैं कि जब वेल्थ ज्यादा होती है तो वेलफेयर बढ़ता है. बट ओनली हेल्थ एंड मेंटल पीस आर कंसिडर्ड. वेल्थ इज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेल्थ और उससे हेल्थ और मेंटल पीस अगर बना हुआ है तो हम कह सकते हैं यस, वेल्थ क्रिएट्स या वेल्थ इंक्रीजेज द वेलफेयर. ठीक है जी. वेल्थ वर्सेस इनकम मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले. वेल्थ मतलब स्टॉक जो कि ओन्ड एट अ पॉइंट इन टाइम, और इनकम क्या है? फ्लो, जो कि आप अर्न कर रहे हो. आप कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, वॉट, उससे आपको एक इनकम आ रही है इन टर्म्स ऑफ मनी. अब उस इनकम से आप जो वेल्थ बनाओगे दैट इज योर वेल्थ. मतलब जो भी आप स्टॉक बनाओगे उससे. ठीक है. सेविंग्स क्या हो गया? इनकम माइनस कंजम्पशन एक्यूमुलेट्स टू फॉर्म द वेल्थ. सेविंग्स मतलब इनकम में से आप जितना कंज्यूम कर लोगे, जो बच जाएगा दैट विल एक्यूमुलेट टू फॉर्म अ वेल्थ. ठीक है बच्चों. फिर प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल. हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द मार्केट, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन. की आइडिया क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ताकि इकोनॉमी में यूटिलिटी क्रिएट हो सके. एग्जाम्पल, अ चाइल्ड मेकिंग अ डॉल
फॉर प्ले इज नॉट प्रोडक्शन. अ डॉल मेकर सेलिंग डॉल इज अ प्रोडक्शन, राइट. एक बच्चा है वो डॉल बना रहा है घर में, खेल रहा है, तो क्या वो प्रोडक्शन है? नहीं. लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रॉपर सेटअप है जहां पर डॉल बन रही है और जिससे वो मार्केट में आगे सोल्ड हो रही है, तो वो एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है, सेल के पर्पस के लिए होनी चाहिए, राइट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बोलो या ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है. आउटपुट में क्या आ गया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस यूजिंग इनपुट्स. आउटपुट का मतलब जब हम कोई इनपुट यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं. ठीक है बच्चों, चलो फिर आता है बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आप प्रोडक्शन की बात कर ही रहे हैं तो टॉपिक आ गया आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये क्या बताता है? देखो, जब हम दो कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा गन्स और बटर. अगर हम गन और बटर बना रहे हैं एक साथ, दोनों अनरिलेटेड प्रोडक्ट लिए हमने, तो दोनों के अंदर अनरिलेटेड क्यों लिए? क्योंकि दोनों में जो रिसोर्सेज लग रहे हैं वो अलग अलग लग रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, राइट. तो अगर मैं एक को ज्यादा बनाना चाहता हूं तो दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज लगेंगे वो भी डिफरेंट लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक 10 यूनिट बना रहा हूं एक प्रोडक्ट की, जैसे गन के मान लो, ठीक है, और अभी मैं बटर बना रहा हूं जीरो बना रहा हूं, एक भी नहीं बना रहा सपोज. अब मैं इसका अगर एक यूनिट बनाना चाहता हूं बटर का, तो जरूरी नहीं है मेरे को यहां पर एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. जरूरी नहीं है मेरे को यहां पर एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. इनिशियली चलो मान सकते हैं, या जैसे मैंने दो कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ठीक है. अब उसके बाद जब मेरे को एक और यूनिट बनाना है इसका, एक और यूनिट अगर मेरे को बनाना है इसका, तो अब मेरे को और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहां पर. यानी पहले दो का कॉम्प्रोमाइज था, अब हम तीन का कर देते हैं, यानी पांच में आएंगे तो इसका एक बनेगा, ठीक है. अब चार का कर देते हैं तो ये एक हो गया, तो इसका एक बनेगा. यानी कि दो अनरिलेटेड गुड्स के अंदर क्या होता है, जब हम एक को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे को बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि अनरिलेटेड गुड्स है तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज का जो यूज होगा दोनों में वो अलग अलग होगा, राइट. तो यहां पे ध्यान से देखेंगे जो गैप होगा, जो ये वाले पॉइंट्स बनेंगे बेटा, जब आप ज्वाइन करेंगे इनको ऐसे, यहां पर आपने सेक्रीफाइस करा, इधर गेन करा, देखो इतना सेक्रीफाइस और इतना गेन, दिख रहा है गैप आपको, तो ये पॉइंट ऐसे बनेगा. मतलब कि जब आप इसको अगर माइंड में अगर सोचे थोड़ा सा ग्राफ को, इसको हटाते हैं जरा एक बारी, देखो दिखाता हूं एक चीज आपको. ये देखेंगे यहां पर आपने इनिशियली इतने यूनिट्स इसके बना रहे हो और इसके इतने बना रहे हो, मान लो जीरो थे, जैसे जीरो पे आप यहां पर बना रहे हो 10, ठीक है. अब आपने क्या करा, इसका एक यूनिट बनाना चाहते हो तो आपने इसके कॉम्प्रोमाइज करके लेके आए 8 पे, चलो चल गया काम तो, ठीक है. अब आप इसका एक और यूनिट बनाना चाहते हो, लेकिन अब आपको कॉम्प्रोमाइज यहां पर ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना. इसको अगर आप मतलब नीचे जाओगे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो ये क्या होगा, 8 से यहां पर आ जाएगा 5 पे और ये आ जाएगा 2 पे, मतलब कॉम्प्रोमाइज ज्यादा हुआ है कि नहीं. फिर जब एक और यूनिट बनाना चाहोगे तो और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा. तो होगा ये कि ये जो एजेस बनेंगे हमारे ग्राफ में, जिनको हम ज्वाइन करते हैं, वो ऐसे बाहर को आते जाएंगे, ठीक है ना, ये ऐसे बाहर को आते जाएंगे. तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, एक कर्व्ड बन जाएगा बाहर की तरफ, कॉन्केव टाइप का, विच इज नोन एज पीपीसी, यानी कि कर्व विच इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, कर्व विच इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, ठीक है. और डिटेल देखेंगे अब इसके आगे. तो बेटा ये इसलिए कॉन्केव टू द ओरिजिन बनता है क्योंकि यहां पर रेट ऑफ सेक्रीफाइस जो है और रेट ऑफ गेन जो है यूनिट्स का, वो सेम नहीं होता. सेम क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों अनरिलेटेड गुड्स हैं, दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज लग रहे हैं वो अलग लग रहे हैं, समझ रहे हो. जैसे मैंने एग्जांपल गन और बटर का लिया यहां पर, तो आप रिसोर्सेज अगर लेबर फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर 10 लेबर लगा के एक यूनिट बनाते हो, तो जरूरी नहीं है इसमें 10 लग रहे हो, इसमें वही काम 6 यूनिट लगा के एक यूनिट बन रहा होगा, क्योंकि अनरिलेटेड गुड्स है कि नहीं, इसलिए. ठीक है बच्चों, चलो. तो जो भी आप एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे में गेन करते हो, तो कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने को मिलती है, क्योंकि आप एक के यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो और दूसरे में गेन कर रहे हो, तो आपको एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए दूसरे गुड का एक पर्टिकुलर यूनिट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सो दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, चलो. की फीचर्स क्या है? स्लोप डाउनवर्ड हमने बात करी, लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग वन गुड रिड्यूसेस द अदर, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, ये भी हमने डिस्कस किया कि रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और वो भी अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स लग रहे हैं दोनों में, तो इस वजह से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है. कॉनकेव होता है ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ऐसे बन रहा है तो कॉनकेव है, अगर ये ऐसे बेंड हो जाएगा ओरिजिन की तरफ तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो ये नहीं बनता, कॉनकेव बनता है हमारा पीपीसी. ठीक है जी. इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो है वो बढ़ रहा होता है धीरे धीरे. अभी याद है मैंने टेबल बनाया था कि पहले हमने 10 लिया, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, फिर मैंने यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4 लिया था, नहीं 4 नहीं, यहाँ पे हमने लिया था 3 नहीं, यहाँ पे हमने लिया था कितना, 2 का सेक्रीफाइस, फिर हमने किया उसके बाद 2 के बाद 3 का सेक्रीफाइस, फिर 4 का सेक्रीफाइस, यानी कि 1, फिर 3. तो देखो अगर आप इसमें रेट निकालते हो तो क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, पहला तो ब्लैंक है, यहाँ पर क्या होगा 2:1, फिर यहाँ पर निकलेगा 3:1, फिर 4:1. तो इंक्रीजिंग रेट है, इसके इंक्रीजिंग रेट होने की वजह से ही वो कॉन्केव टू द ओरिजिन बनता है.
तो रीजन क्या है कॉनकेव होने का? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। अगर आप बच्चे इंडिफरेंस कर्व से कंपेयर कर रहे होंगे तो उसमें एमआरएस होता है, वहां पर भी रेशियो ये इस तरीके से निकलता है, पर वो डिक्रीजिंग होता है इसलिए कॉन्वेक्स बनता है। यहां पर इंक्रीजिंग है इसलिए कॉनकेव है। ठीक है, चलो, तो दैट इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्लोप किस पे डिपेंड करता है? एमआरटी पे, और दैट इंक्रीजेस दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्ट्रेट लाइन पीपीसी होगा अगर, तो कांस्टेंट होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब आप एक को जितना सैक्रिफाइस कर रहे हो उतना ही एग्जैक्ट गेन कर रहे हो, यानी कि रेशियो इंक्रीजिंग नहीं बनेगी, ये सेम बनेगी 1:1 1:1 1:1 1:1। तब ऐसा होगा कि हमारा पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। राइट, चलो पॉइंट्स। अगर कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन दिखा रहा है रिसोर्सेज की, है ना। देखो पीपीसी बनाते समय हम ये एज्यूम करते हैं कि आपने सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज करें तो आप ये प्रोडक्शन कर पा रहे हो। तो अगर आप रैंडमली कोई भी इस पे पॉइंट लोगे, तो जैसे पॉइंट ए है, तो ये क्या शो कर रहा है कि आपने अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करा है। और अगर मैं कोई पॉइंट इसके बाहर ले लूं बी, और एक पॉइंट मान लो इसके अंदर ले लूं सी, तो अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं पहले। अंदर वाला पॉइंट के वो भी एक प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, लेकिन वो एक ऐसा प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन है जहां पर आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर फुल हो रहा होता तो पीपीसी पे होता। और इसके बाहर होने का क्या मतलब है? कोई बच्चा कहेगा सर ये ओवर यूटिलाइजेशन है। बेटा ओवर यूटिलाइजेशन ऐसी कोई चीज नहीं होती। जब रिसोर्सेज है ही नहीं तो ओवर यूटिलाइज कहां से करोगे? दिस पॉइंट इज अनअचीवेबल फॉर यू करंट सिचुएशन के हिसाब से। हो सकता है फ्यूचर में रिसोर्सेज बढ़ जाए या आगे शिफ्ट करे और आप इस पॉइंट को अचीव कर लो, लेकिन अभी के हिसाब से दिस पॉइंट इज अनअचीवेबल या अनअटेनेबल। ठीक है, चलो तो देखते हैं। कोई पॉइंट अगर अंदर होगा कर्व के तो पॉसिबल लेकिन इनएफिशिएंट, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट या अनयूज्ड रिसोर्सेज है, या हम कह सकते हैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। कर्व के बाहर है अगर तो इम्पॉसिबल विद करंट रिसोर्सेज। अगर पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी रीजन से अगर मेरा पीपीसी पैरेलल शिफ्ट होता है राइट में, तो दैट शोज द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ हुई है, रिसोर्सेज बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ है, इसलिए पीपीसी राइट में शिफ्ट हुआ है। राइट, चलो मनी की बात करते बेटा, उसके बाद आगे मनी का कंसेप्ट। जो चीज हमने पीछे डिस्कस करी थी वो आगे एक्सप्लेन करी हुई है। एनीथिंग वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ मनी और डेट सेटलमेंट, दैट इज नोन एज मनी। इवॉल्व्ड फ्रॉम बार्टर सिस्टम, क्योंकि पहले गुड्स के बदले गुड्स होता था, अब मनी आ गया क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम आती थी। कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। स्टोर नहीं कर सकते थे, डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे, है ना, कोई कंपैरिजन नहीं था, इसलिए। तो देखो लिखा हुआ है विच प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंट की इंडिविजिबिलिटी भी थी, कांट एक्सचेंज फॉर हाफ अ काउ, हम डिवाइड नहीं कर सकते थे उसको, लेकिन अब कर सकते हैं मनी को, है ना। कस्टमरी मनी, हिस्टोरिकली यूज आइटम्स जैसे कि कवरीज इन एंशिएंट इंडिया, कुछ कस्टमरी मनीज भी है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी सप्लाई, रुपी नोट एंड कॉइन्स, क्रेडिट कार्ड्स और ट्रैवलर्स चेक, इन सबको आप कॉन्स्टिट्यूएंट मान सकते हो मनी सप्लाई के। क्वेश्चन आ सकता है कि मनी सप्लाई के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या इनमें से, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलो फिर आता है इनकम। नेट इनफ्लो ऑफ इनकम या परचेजिंग पावर ओवर अ पीरियड, डेली, वीकली, मंथली या अर्ली, कोई भी रेगुलर बेसिस पे अगर आपको नेट इनफ्लो आ रहा है पैसे का तो दैट इज योर इनकम। सेविंग्स क्या होती है? इनकम में से कंजम्पशन हटा दो, जितना आपने अर्न किया उसमें से कंजम्पशन हटा दो तो सेविंग्स। जनरेटेड फ्रॉम करंट और पास्ट इनकम, किसी से भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर कि आप करंट इनकम से कर रहे हो या पास्ट इनकम से। मार्केट नॉट जस्ट अ प्लेस बट अ सिस्टम कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, जहां पर सारे बायर्स और सेलर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज मार्केट। फंक्शंस क्या है? डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड, मार्केट डिटरमाइंस द क्वांटिटी सप्लाइड, है ना। और मार्केट मैकेनिज्म क्या? इंटरेक्शन ऑफ ऑल मार्केट डिटरमाइनिंग प्राइजेस एंड क्वांटिटीज, सारी प्राइस और क्वांटिटीज को डिटरमाइन करना, ये हमारा मार्केट मैकेनिज्म होता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो तो अभी चैप्टर हमने कम ही करा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। चलो आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है। एक्सक्लूसिवली सीएमए बच्चों का सिलेबस है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।